विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अभी हमने प्लेटो की शिक्षा योजना के बारे में पढ़ रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे आदर्श राज्य में शिक्षा योजना क्या है। प्लेटो की शिक्षा योजना पहले भी हम बता चुके हैं कि स्पार्टा और एथेंस की शिक्षा योजनाओं का मिला जुला रूप है। एथेंस में तो उसको पारिवारिक शिक्षा की बात करी थी और स्पार्टा ने उनको राज्य संबंधी। तो प्लेटो ने बताया कि शिक्षा योजना ऐसा नहीं कि 6 से 14 तक या 20 वर्ष तक ही चलेगी, बल्कि उन्होंने जो 6 से 50 वर्ष तक की आयु वाली चलने वाली प्रक्रिया और पाठ्यक्रम बताया है। प्लेटो ने शिक्षा को 2 भागों में बांटा है, एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक शिक्षा, और दूसरा आता है हायर एजुकेशन यानी कि उच्च स्तरीय शिक्षा। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है प्रारंभिक 6 वर्ष तक की शिक्षा और दूसरा है 18 से 20 वर्ष तक की शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा 6 वर्ष तक की शिक्षा है। इसमें जन्म से लेकर के और 6 वर्ष तक की शिक्षा बच्चों को दी जाती है, जिससे कि बालक छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती है, जिसमें बच्चों को घर पे ही शिक्षा दे जाने की है। दूसरी शिक्षा आती है 6 से 18 वर्ष तक की शिक्षा। इस शिक्षा में किशोरों को व्यायाम, अक्षर बोध, संगीत की शिक्षा शामिल की जाती है। इसमें प्लेटो ने मुख्य रूप से 2 चीजें शामिल की हैं, व्यायाम जिसे जिम्नास्टिक नाम दिया गया और दूसरा है म्यूजिक। शिक्षा की ये योजना एथेनियन पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसमें उन्होंने कुछ सुधार किए हैं, जैसे व्यायाम द्वारा शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है। प्लेटो ने इसमें शरीर की समझ शिक्षा को शामिल किया है। प्लेटो का मानना था कि व्यायाम द्वारा विद्यार्थियों को हष्ट-पुष्ट बनाकर उन्हें रोग मुक्त रखा जाएगा। प्लेटो का मानना है कि जो व्यक्ति साधारण भोजन करेगा वह रोग मुक्त हो जाएगा, और यदि विद्यार्थी नियमित रूप से सात्विक भोजन करेंगे तो वह कभी रोग की चपेट में नहीं आएंगे। नेटलशिप ने इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि शारीरिक प्रशिक्षण में खुराक का सादापन अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है। ठीक इसी तरह से दूसरी जो शिक्षा की बात करी वो उन्होंने संगीत की बात करी। प्लेटो का मानना था कि काव्य, साहित्य, इतिहास, गीत, नृत्य, चित्रकला, ये सब भी विद्यार्थी को करने चाहिए, क्योंकि इन सभी चीजों की भी इतनी आवश्यकता होती है जितनी की व्यायाम की होती है। और इनसे क्या होता है कि संगीत शिक्षा द्वारा मनुष्य का जो बॉडी होता है, मनुष्य का जो शरीर होता है, उसका उसमें एक संचार बना रहता है, वह जीवंत बना रहता है और उसकी आत्मा का विकास होता है। तो इस तरह से जो प्लेटो ने अपनी शिक्षा में इन दोनों चीजों को, व्यायाम को और संगीत को शामिल किया है। और दूसरी बात है कि 18 से 20 वर्ष तक की शिक्षा में इसमें उन्होंने 2 वर्ष तक सैनिक शिक्षा का प्रावधान किया है, जिससे कि विद्यार्थियों में साहस, आत्मनियंत्रण, अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और उनका मानना था कि जो राज्य की रक्षा के लिए आवश्यक होती है। फिर ये तो था उनका प्रारंभिक। दूसरी आती है उनकी उच्च स्तरीय शिक्षा। उच्च स्तरीय शिक्षा में उन्होंने बताया कि जो विद्यार्थी प्राथमिक स्तर पर प्रतिभावान होते हैं उनके लिए उच्च शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और बाकी जो शेष प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी हैं उनको सैनिक वर्ग में स्थान दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल कि जो प्राइमरी लेवल पर जो प्रतिभावान होते हैं उनको हायर एजुकेशन दी जाएगी, और अगर कोई प्राइमरी लेवल पर छोड़ देता है पढ़ाई तो उसको सैनिक वर्ग में शामिल किया जाएगा। प्लेटो ने उच्च शिक्षा के 2 स्तर निर्धारित किए हैं। इसमें 20 से 30 वर्ष तक की शिक्षा और 30 से 35 वर्ष तक की शिक्षा। प्लेटो ने इस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 4 विषय बताए हैं, अंकगणित, रेखागणित, ज्योतिषशास्त्र, स्वर विद्या। और प्लेटो ने इस आयु में जिन विषयों के अध्ययन पर जोर दिया वे वैज्ञानिक अध्ययन के प्रति माने गए हैं। तो इस तरह से प्लेटो ने सबसे अधिक महत्व अंकगणित को दिया है, उसके बाद रेखागणित को, ज्योतिषशास्त्र और स्वर विद्या के अध्ययन पर भी बहुत जोर दिया गया है।
दूसरी बात आती है 30 से 35 वर्ष तक की आयु के लिए शिक्षा। इसमें प्लेटो का मानना है कि बहुत थोड़े से लोग ही इस शिक्षा दी जाएगी। जो इसमें उन्होंने डायलेक्टिक एंड फिलॉसफी, द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा की बात की है। 30 से 35 वर्ष की आयु में प्लेटो ने द्वंद्व और दर्शन की बात कही है। प्लेटो का मानना था कि द्वंद्व के द्वारा हम तर्कशास्त्र, तत्व मीमांसा, सीधे दर्शन का नाम दे सकते हैं। और इसके अलावा कि जो प्लेटो के अनुसार द्वंद्वात्मकवादी वह है जो प्रत्येक वस्तु को निचोड़ की संबोधन तक पहुंचाता है और अल्टीमेटली एक सद्गुणी हो जाता है, और इसके अलावा उसमें एक ज्ञान का विकास हो जाता है। तो अब हम प्लेटो की शिक्षा प्रणाली इस बात का संकेत करती है यहाँ पर कि एक तरफ तो प्लेटो का राज्य नागरिकों में सामाजिकता का भाव जागृत करता है, शरीर को मन और स्वस्थ करता है, राज्य की रक्षा का भार सौंपना चाहता है। वहीं दूसरी ओर वह एक ऐसे दार्शनिक शासक की निर्माण करना चाहता है जो सद्गुणी होकर निष्पक्ष रूप से शासन करते हुए प्रजा में तालमेल और संतुलन बनाए रख सके। तो इस तरह से जो प्लेटो की अब हम चर्चा करें तो हमें देखने से पता चलता है कि क्या प्लेटो जो है टोटली सैद्धांतिक था, व्यवहारिक नहीं था। क्योंकि क्या होता है कि आप इतना लंबा उसका शिक्षा का पीरियड रखेंगे तो वह राज्य संचालन की बात कहाँ आएगी और कब वह अपनी जिंदगी जिएगा। प्लेटो का क्या मानना था कि 50 वर्ष की आयु में दार्शनिक शासक बनने की प्रक्रिया पूरी होती है और वह शासक चुन लिया जाता है, और उसके बाद व्यक्ति में सद्गुणी हो जाता है, वह आत्म साक्षात्कार करने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस तरह से जो प्लेटो है वो 2 तरह की शिक्षाओं की बात करता है, वो हमने पढ़ी। तो उसका अंतिम उद्देश्य यह है कि जो दार्शनिक शासक है वो एक सद्गुणी हो जाएगा शिक्षा प्राप्त करके, और वो दार्शनिक राजा हो जाएगा, बाकी सैनिक वर्ग में शामिल हो जाएगा। अब हम कुछ बिंदुओं पर विशेषताओं की चर्चा करते हैं। प्लेटो का मानना है कि शिक्षा के द्वारा नागरिकों को अच्छे और सद्गुणी बनाकर राज्य के प्रति निस्वार्थ सेवा की भावना जाग जाती है। और दूसरी बात है कि राज्य का नियंत्रण शिक्षा के लिए बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि राज्य की ओर से ही शिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था की गई है। दूसरी बात है कि प्लेटो काव्य और साहित्य पर कठोर नियंत्रण का पक्षधर है। उन्होंने गंदे साहित्य के निर्माण पर रोक लगा दी थी। फिर है स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा। प्लेटो का मानना है कि स्त्री पुरुष को दोनों को समान शिक्षा दी जानी चाहिए। वह किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध करते हैं, क्योंकि एथेंस में पहले सिर्फ पुरुषों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन प्लेटो का मानना था कि स्त्रियां भी राज्य को शक्तिशाली स्वरूप प्रदान कर सकती हैं। प्लेटो का उद्देश्य राज्य के कर्तव्य के रूप में सभी व्यक्तियों को शिक्षित करना था, और उनका मानना था कि शिक्षा को निजी हाथों में नहीं सौंपना चाहिए, राज्य के पास ही रहनी चाहिए। इसी संदर्भ में सेबाइन ने कहा है, प्लेटो की राज्य नियंत्रित शिक्षा एथेंस प्रणाली की शैक्षणिक कार्यशैली का नया परिवर्तन था। जैसा हम सभी जानते हैं, प्लेटो का भी मानना था कि प्लेटो सारी बुराई की जड़ अज्ञानता को मानता है। उनका मानना था कि शिक्षा द्वारा ही बुराइयों का अंत किया जा सकता है, अतः ये मानसिक रोगों का मानसिक उपचार है। और प्लेटो की शिक्षा योजना सद्गुण ही ज्ञान है के सिद्धांत पर आधारित है, और प्लेटो सर्वांगीण विकास पर बल देता है। और एक बात और इसमें है कि प्लेटो ने उत्पादक वर्ग के लिए कहीं शिक्षा की बात नहीं कही गई है, क्योंकि उन्होंने दार्शनिक राजा के लिए कही और जो बचे हुए लोग थे वो उन्होंने संरक्षक वर्ग के लिए कह दिया। तो ये थोड़ा सा इनका कॉन्ट्राडिक्शन है मामला कि उन्होंने उत्पादक वर्ग के लिए कोई भी शिक्षा की व्यवस्था नहीं की है। फिर है कि प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वो मनोवैज्ञानिक तत्व पर आधारित है। प्लेटो ने गणित, तर्क, दर्शन आदि का सहारा लिया है, और प्लेटो की मानना है कि धीरे धीरे जो
प्रारंभ में हम सरल विषय पढ़ेंगे, संगीत के द्वारा पढ़ेंगे, व्यायाम के द्वारा, उसके बाद जाकर के वो गणित, बीजगणित, ज्यामिति शास्त्र, विज्ञान, द्वंद्व और दर्शन का ज्ञान कराने के पक्ष में है। दूसरी बात है कि प्लेटो का मानना है कि शिक्षा आजीवन चलती रहनी चाहिए और वह गणित के महत्व को हमेशा स्वीकार करते हैं। प्लेटो ने अपनी अकादमी के बाहर दरवाजे पर ये शब्द लिखे भी थे, जिसे अंक गणित का ज्ञान नहीं वह इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ये एक सेंटेंस है, अगर कई बार वन वर्ड में पूछ लेते हैं तो ये सेंटेंस किसका है, किसकी अकादमी? तो प्लेटो की अकादमी के बाहर लिखा हुआ था, जिसे अंक गणित का ज्ञान नहीं वह इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ये थी प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं। कुछ आलोचनाएं, अब हमने विशेषताएं पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में आलोचनाएं अपने आप आ गई। अभी हमने चर्चा करी कि प्लेटो ने जो शिक्षा पद्धति बताई है वो सैनिक और दार्शनिक वर्ग के लिए बताई है, उत्पादक वर्ग के लिए किसी भी तरह की शिक्षा पद्धति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, उत्पादक वर्ग की उन्होंने उपेक्षा की है। ठीक इसी तरह से उन्होंने व्यायाम और संगीत के प्रशिक्षण से ही नागरिकों के शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे, इसलिए उन्होंने डॉक्टरों की कहीं या वकीलों की कहीं भी आवश्यकता अनुभव नहीं की गई है। दूसरी बात है कि एक तरफ तो वो साहित्य की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने गणित को अपने राज्य में बहुत अधिक, अपनी शिक्षा योजना में बहुत अधिक महत्व दिया है। तो कहीं कहीं कुछ आलोचक ये मानते हैं कि उन्होंने साहित्य की उपेक्षा की है। दूसरी बात है, एक ये आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि इनका जो शिक्षित पाठ्यक्रम है वो बहुत लंबा और खर्चीला है। मतलब कोई भी व्यक्ति 35 वर्ष तक लगातार अध्ययन का उत्साह उसमें नहीं रहता है, और ये एक तरह से प्रैक्टिकल चीज नहीं है, सिद्धांतवादी व्यवस्था है। दूसरी बात है कि स्त्री और पुरुष जहाँ वो शक्तिशाली होने की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ शारीरिक संरचना के आधार पर दोनों में अंतर होता है। प्लेटो की शिक्षा योजना में कहीं भी तकनीकी प्रावधान नहीं है। एक तरफ तो प्लेटो कहता है कि शिक्षा व्यवस्था के बाद आदर्श राज्य की स्थापना हो जाएगी, लेकिन प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत में कहीं भी आदर्श तथा चिंतन संबंधी जो तथ्य हैं वो पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा के समर्थक हैं। फिर है कि वो मानते हैं कि व्यक्तित्व का विकास होगा, लेकिन जहां उन्होंने व्यक्ति की इच्छा अनुसार कोई भी शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं कही गई है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। प्लेटो की जो शिक्षा है उसने बताया, जहां एथेंस और स्पार्टा में अलग अलग विरोधाभास थे, उसने उनमें सामंजस्य स्थापित किया और शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास करने की बात की। इस तरह से प्लेटो की जो शिक्षा है वो आज भी हमारे कुछ कुछ चीजें आज भी हम उपयोग में लाते हैं कि मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। और इस संदर्भ में मैक्सी के अनुसार कि प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से आश्चर्यजनक रूप में आधुनिक लगती है। प्लेटो ने जो शिक्षा पर बल दिया तथा शिक्षा को जो व्यापक महत्व बताया है, उसके लिए संसार उस महान शिक्षा शास्त्री का सदैव ऋणी रहेगा। अतः ये कहा जा सकता है कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के इतिहास में एक अमूल्य एवं महत्वपूर्ण देन है। थैंक यू।